जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के संग में बात एक और महावीर की, एक ऐसे महायोद्धा की जिसने अपनी वीरता से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। इस महावीर ने 1971 की जंग में अपनी नेतृत्व क्षमता से दुश्मन को उसके मोर्चे पर परास्त करने में अहम कामयाबी हासिल की। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाने वाली कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई है। भारत ने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा में किया गया और यह परीक्षण अपने सभी मानकों पर खरा उतरा। अगर हम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की बात करें तो अग्नि 1 मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि 2 मिसाइल 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता की है और अग्नि 3 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा अग्नि 4 मिसाइल 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता की है। अग्नि 3 मिसाइल के परीक्षण में ये सभी मानकों पर खरी उतरी। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने इसका सफल परीक्षण किया। हाल के वर्षों में ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा भारत की बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो अग्नि मिसाइल काफी कारगर तरीके से तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रही है। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में चीन की बढ़ती हिमाकत का जवाब देने के लिए वहां पर रडार की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। 10,000 करोड़ की क्षमता का ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें लो लेवल और हाई पावर्ड रडार स्थापित की जाएंगी, जिसमें भारत में बनी हुई अश्विनी रडार की बात की जाए जो देश में तैयार हुई है। इसके अलावा हाई पावर्ड रडार खासतौर से लद्दाख और अरुणाचल सरहद पर तैनात की जाएंगी, क्योंकि हाल के वर्षों में अगर दी जाए और खासतौर से पिछले 2 साल में लद्दाख सरहद पर चीनी लड़ाकू विमानों की कोशिशें लगातार रही हैं भारतीय सरहद में घुसने की। उससे निपटने के लिए, मिसाइल हमलों से निपटने के लिए 10,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत हाई पावर्ड और लो लेवल के अलग अलग स्तर पर ये रडार स्थापित की जाएंगी, न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल सरहद पर। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, भारतीय वायुसेना से ही जुड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए रुद्रम मिसाइल, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल मानी जाती है, उसको तैनात करने जा रही है। उसके अगर बात की जाए तो अभी तक इस जो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका सुखोई लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण हो चुका है और अब भारतीय वायुसेना मेक इन इंडिया के जरिए तेजी के साथ इस मिसाइल पर काम कर रही है और बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना इसे अपने सुखोई और दूसरे जो लड़ाकू विमान हैं उन पर तैनात करेगी। और पहले ही सुखोई लड़ाकू विमान पर इसका सफल परीक्षण रहा है और ये अभी जो भारतीय वायुसेना के पास अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं उसमें एंटी रेडिएशन क्लास में सबसे आधुनिक मिसाइल के तौर पर ये भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। तो इस तरह से न सिर्फ मिसाइल, रडार और उसके अलावा अगर हम बड़ी मिसाइलों की बात करें, हर मोर्चे पर मेक इन इंडिया के जरिए कोशिश की जा रही है कि भारत की तीनों सेनाओं की और खासतौर से वायुसेना की जो मारक क्षमता है दुश्मन के किसी भी मिसाइल या लड़ाकू विमान के हमले से निपटने को लेकर उस लड़ाई को लेकर भारतीय वायुसेना लगातार आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग को भारतीय सेना की अब तक की सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज किया जाता है। डिफेंस डायरी के संक में बात 1971 के एक ऐसे ही महावीर की जिसने दुश्मन के दांत खट्टे करने में अहम भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल वेद प्रकाश एरी की, जिन्होंने 1971 की जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। 16 दिसंबर को 1971 की जंग को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल वेद प्रकाश एरी की। वेद प्रकाश एरी का जन्म 20 मार्च 1935 को हरियाणा में हुआ। एक सैन्य परिवार से आने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, एनडीए से पास आउट हुए और 3 जून 1956 को वो 3 ग्रेनेडर्स में शामिल हुए। सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर उन्हें कमीशन मिला। उसके बाद 1971 की जंग के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर वो तैनात थे। उन्हें 3
ग्रेनेड की कमान दी गई। कमान अधिकारी के तौर पर अपनी यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे। सकरगढ़ सेक्टर में भैरवनाथ और बसंतर नदी के क्षेत्र के पश्चिमी मोर्चे पर उनकी बटालियन को तैनात किया गया और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से किसी भी आक्रामक हमले को नाकाम करने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उस इलाके में कब्जे की कोशिश कर रहा था और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो बसंतर के उस इलाके में दुश्मन के इलाके पर आगे बढ़ें। लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी ने काफ़ी समझदारी के साथ, पूरी तैयारी और शांत व्यवहार के साथ अपनी टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी पूरी बटालियन को की ब्रीफिंग के दौरान उन्हें दुश्मन से मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने अपनी बटालियन को इस बात के लिए भी का हौसला बढ़ाया कि वो इस भयंकर लड़ाई में कैसे आगे बढ़ें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन के ठिकानों पर वो कब्जा करें, पाकिस्तानी सैनिकों को के जवाबी कार्रवाई को नाकाम करें और उसे अपने इलाके में आने से रोकें। दुश्मन की भारी गोलाबारी और आमने सामने की लड़ाई, छोटे हथियारों की लड़ाई में वो अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहे। लगातार वो दुश्मन के मोर्चे तक आगे बढ़ते रहे। नदी, नाले, खाइयों को पार करते हुए उनकी बटालियन आगे बढ़ती रही और वो कमान अधिकारी के तौर पर लगातार 24 घंटे बिना खाए पिए अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे। लगातार भारी गोलाबारी, दुश्मन के साथ नदी, नाले, खाइयों को पार करते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिकों को निशाना बनाया। उनके इलाके, उनके मोर्चों को पर उन्होंने कब्जा किया और इस तरह से पाकिस्तान युद्ध के पश्चिमी क्षेत्र में इस लड़ाई में उन्होंने 4 से 16 दिसंबर के बीच में काफ़ी अहम भूमिका निभाई और दुश्मन के कई एक बड़े इलाके पर भारतीय सेना के कब्जे में उनकी अहम भूमिका रही। दुश्मन सेना को भारी मात्रा में नुकसान और उनके सैनिकों को के दांत खट्टे करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। उनकी बटालियन के भी सैकड़ों सैनिक घायल हुए, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी लगातार अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे। अपनी बटालियन को उन्होंने इस पूरे इलाके में, अगर हम क्योंकि उस दौरान अगर हम 1971 की जंग को देखें, उस लड़ाई को देखें, तो ये 2 मोर्चों पर लड़ी गई। उस वक्त जो बांग्लादेश था, जहां पर पाकिस्तानी सेना के साथ बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, उसके अलावा दूसरे मोर्चों पर यानी कि पंजाब, राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारतीय सेना पर ताबड़तोड़ हमले की कोशिश की। और बसंत की लड़ाई अगर हम इतिहास में देखें, 1971 की लड़ाई के इतिहास को देखें, तो बसंतर की जंग में भारतीय सेना की बड़ी भूमिका रही। कई भारत के सैनिकों ने, अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। उन्हें महावीर चक्र से लेकर परमवीर चक्र से तक सम्मानित किया गया और इस तरह से उस लड़ाई में लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी ने अपनी 3 ग्रेनेडियर्स बटालियन का नेतृत्व करते हुए उस पूरे इलाके में एक निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी इस नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें भारतीय सेना की युद्ध इतिहास के दूसरे बड़े सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए। और उसके बाद भी उन्होंने लंबे समय तक भारतीय सेना में सेवा की और सबसे खास बात कि वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद साल 2007 में उनका निधन हुआ। तो इस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हुए उन्होंने जो वीरता का नया इतिहास लिखा, आगे भी उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी की। डिफेंस डायरी के अंक में हमने 1971 की जंग, जिसको 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, भारतीय सेना के इतिहास में से सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज किया जाता है। उस युद्ध में भारतीय सेना की युद्ध इतिहास के दूसरे बड़े सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए। और उसके बाद भी उन्होंने लंबे समय तक भारतीय सेना में सेवा की और सबसे खास बात कि वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद साल 2007 में उनका निधन हुआ। तो इस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हुए उन्होंने जो वीरता का नया इतिहास लिखा, आगे भी उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी की। डिफेंस डायरी के अंक में हमने 1971 की जंग,
जिसको 50 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। भारतीय सेना के इतिहास में इसे सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज किया जाता है। उस युद्ध में सैकड़ों सैनिक और अधिकारियों ने भारतीय सेना के इतिहास में कई सुनहरे पन्ने जोड़े। उसमें से लेफ्टिनेंट कर्नल, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए, वेद प्रकाश एरी की भी अहम भूमिका रही। डिफेंस डायरी के इस अंक में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महावीर की। जय हिंद।